इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हम प्रोड्यूस करते हैं, एक अकाउंटेंट प्रोड्यूस करता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी हैं, उसकी खासियतें क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या हैं, खुसूसियात उसकी क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है रेलेवेंस। रेलेवेंस समझिए रिलेटेड वर्ड से कि जो इंफॉर्मेशन आप सामने वाले को दें वो काम की हो, सही है, उसके जिस काम में आनी है उससे रिलेटेड हो, इधर उधर की इंफॉर्मेशन ना हो। कोई आपसे अगर दो गुड्स आप बेच रहे हैं, ए और बी, तो अगर ए के बारे में आपसे पूछ रहा हो तो ऐसे ना हो कि आपने सारी इंफॉर्मेशन बी के बारे में दे दी, सही है। तो रेलेवेंट होनी चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन आप जिसको सामने वाले को दे रहे हैं। और हमारे केस में हम हमारी जो स्टडीज हैं उनके हिसाब से क्या होगा, एक अकाउंटेंट जो होगा वो किसको दे रहा होगा, डायरेक्टर्स को इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है रेलेवेंस। रेलेवेंस ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है उससे जो इकोनॉमिक डिसीजंस उस इंफॉर्मेशन को यूज करने वाला लेगा, कि मतलब इस प्रोडक्ट में हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस प्रोडक्ट को आगे लेके जाना चाहिए, या इस प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए। तो वो इकोनॉमिक डिसीजंस में हेल्प करे, उसको इन्फ्लुएंस करे कि सेल्स बढ़ेंगी इससे या लॉसेस होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, नहीं होंगे। तो ये सारे जो पैसों से रिलेटेड डिसीजंस हैं उसको इन्फ्लुएंस करती है वो इन्फॉर्मेशन। यूज टू कंफर्म पास्ट ट्रेंड्स एंड प्रिडिक्शंस। अब देखें, जब भी कंपनी में कोई डेटा बनती है, इंफॉर्मेशन बनती है, तो वो स्टोर भी होती रहती है। तो स्टोर होने का मेन मकसद ये होता है कि अब हम देखें पीछे हमने कैसे परफॉर्म किया और अब हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जो आगे का एक और कैरेक्टरिस्टिक है। पर मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन हम डाल रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंस शो कैसे करेगी कि वो इन्फॉर्मेशन पास्ट ट्रेंड्स को कंफर्म भी कर सकती है और प्रिडिक्शंस भी कर सकती है फ्यूचर के लिए, सही है। पास्ट में जो की गई हमारी प्रेडिक्शंस थी, जो ट्रेंड्स हमने निकाले थे, देखे थे, उसको कंफर्म करेगी कि हाँ भाई, पिछले साल हमारी जो सेल्स बढ़ रही थी और अब जो ये इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की है तो उससे हमें पता चल रहा है कि अभी भी वो बढ़ रही है या अभी कम हो गई है। तो इस हिसाब से हमें वो कंफर्म करती है पास्ट ट्रेंड्स या प्रेडिक्शंस को। और फ्यूचर कंडीशंस या डायरेक्शंस के बारे में भी हम प्रिडिक्ट कर सकें उस इन्फॉर्मेशन से, तो वो रेलेवेंट होगी। आइटम्स माइट बी मटेरियल ड्यू टू देयर साइज। अच्छा, अब रेलेवेंस में मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट भी आता है, सही। मटेरियलिटी क्या है कि कोई भी चीज आप कैसे डिसाइड करेंगे कि रेलेवेंट है, वो एक उसका मेजर बेस होता है उसकी मटेरियलिटी। मिसाल, अगर कोई बिजनेस जो है वो 100,000 का बिजनेस कर रहा है, सही है, 100,000 का बिजनेस कर रहा है, और उसमें जो 10 रुपए हैं वो पता नहीं कहाँ चले गए, तो उसके लिए वो मैटर नहीं करेगा कि ये 10 रुपए कहाँ गए, ये वाली वैल्यू उसके लिए रेलेवेंट नहीं होगी, मटेरियल नहीं होगी। पर अगर कोई बिजनेस जो है वो पूरा बिजनेस ही 20 रुपए का है, मिसाल कोई चिप्स वगैरह आपने खरीदी और आपने बेची, ये आपका बिजनेस है, और एक एक करके आप बेचते हैं, तो आपने 20 रुपए की चिप्स बेची है और 10 रुपए जो है वो आपके गुम हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ पे रखी है। तो अब ये यहाँ पे मटेरियल होगा, क्योंकि ये बिजनेस का पूरा 50% हिस्सा है। तो ये जब वैल्यू यहाँ पे 10 रुपए गुम हो रहे हैं तो ये बहुत रेलिवेंट है, इनको ढूंढना पड़ेगा कहाँ गए। पर ये 100,000 में से अगर 10 रुपए हमारे इधर उधर हो गए तो ये मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि ये मटेरियल वैल्यू नहीं है, इससे कोई खास फर्क हमें हमारे डिसीजन पर नहीं पड़ता। तो ये हो गया हमारे पास रेलेवेंस जो कैरेक्टरिस्टिक है। ये सवाल अक्सर इसमें से हमारे पास एमसीक्यूज में बनकर आते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें से एक कोई दूसरा कोई दिया हुआ होगा जो कि नहीं होगा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमें याद रखने हैं सारे। उसके बाद हमारे पास यहाँ उनकी डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, फिर वो आपको बताना होगा कि ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा हमारे पास है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो भी आप डेटा दो, जो भी इंफॉर्मेशन दो, वो सारी सच की बुनियाद पे बनी हुई हो, उसमें कोई अ, मतलब हेरा फेरी ना हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में, कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए।
मतलब अगर 100 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है तो 100 रुपए ही लिखे हुए होने चाहिए, 90 रुपए या 99 रुपीज नहीं लिखे होने चाहिए। मतलब कंप्लीट हो, इंफॉर्मेशन जो थी हुई थी वही लिखी हुई हो, तो वो ट्रांजेक्शन सारे जो हैं वो हमारी कंप्लीट लिखी हुई हो। उसके बाद दूसरी पॉइंट हमारे पास है न्यूट्रल, बायस्ड ना हो, अनबायस्ड हो, और फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन हो। मतलब आपने किसी साल टैक्स से बचने के लिए अपने क्या कर दिए, प्रॉफिट्स कम लिख दिए, या आप वहां पे डायरेक्टर हो और आपने प्रॉफिट्स जो हैं वो बढ़ाकर लिख दिए जबकि उतने हुए नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे तो फिर आपकी सैलरी के साथ बोनस होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, अपने फायदे को देख के, अपने ओपिनियन को देख के आपने इंफॉर्मेशन में ऊंच नीच की है। तो ये नहीं करनी है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है कि कंप्लीट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन और न्यूट्रल होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड है फ्री फ्रॉम एरर, कि उसमें कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फ्री फ्रॉम एरर का मतलब ये नहीं है कि वो 100% इंफॉर्मेशन आपके पास सही होगी। जाहिर सी बात है, इंसान ने बनाई हुई चीजें हैं, या कुछ चेक करने में या कभी कभी मशीन से भी गलती हो जाती है। पर ऐसा एरर ना हो कि सारी इंफॉर्मेशन के बारे में ही जो मेन चीज है वो ही बदल दे। मिसाल कोई प्रोडक्ट लॉस में जा रहा था, उसको प्रॉफिट वाला दिखा दे, तो इतना बड़ा एरर नहीं होना चाहिए। पर माइनर जो एरर है, बिल्कुल जो बिल्कुल मटेरियल नहीं है, उनका खैर है, पर मेजर एरर्स नहीं होने चाहिए उसमें। अच्छा, न्यूट्रलिटी जो है वो हम कैसे रख सकते हैं? न्यूट्रलिटी के लिए हमें प्रूडेंस की भी जरूरत होगी। प्रूडेंस के लिए जरूरत का मतलब क्या है? जब रेवेन्यू या एसेट्स हमारे पास हैं, रेवेन्यू क्या होता है? जो भी हमने सेल्स वगैरह की है। एसेट्स क्या होते हैं? जो भी हमारे पास सामान चीजें रखी हुई है वो ज्यादा ना लिखी हुई हो, जितनी है उससे ज्यादा ना हो। और जो एक्सपेंसेस या लाइबिलिटीज हैं वो अंडर स्टेटेड ना हो। एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज जो हमारे पास है, खर्चे जो है हमारे, वो कम ना लिखे हुए हो, क्योंकि उससे प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। रेवेन्यू या एसेट्स वगैरह है वो हमारे पास ज्यादा ना लिखे हुए हो, क्योंकि उससे भी प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। चलें तो आगे चलते हैं। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में तीन चीजें याद रखें: इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, न्यूट्रल हो, और फ्री फ्रॉम एरर हो। उसके बाद तीसरा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी जैसा फर्स्ट वाले में भी हमने थोड़ा इस पे टच किया, कि हम जो इंफॉर्मेशन है पिछली पीरियड की वो इस वाले पीरियड से कंपेयर कर सकें। कि पिछले साल हमारी सेल्स हुई थी 100 और इस बार हमारी हुई है 200, तो हमारी सेल्स में इंक्रीज कितना आया? 100% इंक्रीज आया। सही है। पहले 100 थी, अब 200 हो गई, तो डबल हो गई। अच्छा, और डिफरेंट बिजनेस इन द सेम इंडस्ट्री। आप आपकी दुकान है मिसाल के तौर पर बेकरी की, और साइड में दूसरी दुकान भी बेकरी की है, और ये दोनों एक ही समझे रास्ते पर है। और दूसरे मोहल्ले में एक और दुकान है बेकरी की। अब ये सारी दुकानें किस पे काम कर रही हैं? बेकरी वाला ही बिजनेस है इनका, तो इंडस्ट्री इनकी सेम हुई, सारी बेकरीज हैं। तो अब हमारी बेकरी इन बेकरीज के हिसाब से कितना प्रॉफिट दे रही है, कितना लॉस दे रही है, कितना हमारा खर्चा आ रहा है, तो वो सारी चीजें हम कंपेयर कर सकें। एक देख सकें कि हमारा जो बिजनेस है वो पहले कैसे काम कर रहा था, अब कैसे काम कर रहा है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम कंपेयर कर सकें अपना प्रोग्रेस वगैरह जो है, और दूसरे भी बिजनेस से कंपेयर कर सकें जो सेम इंडस्ट्री में है। तो मिसाल, हमने 100 सेल्स की, इसने 120 सेल्स की, और इसने 80 सेल्स की। तो अब हमें सेल्स की इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है कि ये बिजनेस भाई हमसे आगे निकल रहा है, ये बिजनेस जो है हमसे पीछे रह गया है, और हम जो है बीच में चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सके एक हमारी कंपनी के पिछले पीरियड से, और दूसरे बिजनेसेस जो सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनसे भी हमारी इंफॉर्मेशन कंपेयर की जा सके। लास्ट में हमारे पास तीन और कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जिसमें से वेरीफाइबिलिटी है। वेरीफाइबिलिटी मतलब जो भी ट्रांजैक्शन आपने की है छोटी बड़ी, उसका सबूत आपके पास होना चाहिए। अगर आपने बुक्स में लिखा है कि भाई 100 रुपये जो मेरा खर्चा हुआ था, तो उसको वेरीफाई करने के लिए 100 रुपये का बिल भी आपके पास पड़ा हुआ हो, कि भाई ये देखो 100 रुपये मैंने लिखा था मेरा खर्चा हुआ है, और ये उस खर्चे का बिल। या 100 रुपये का मैंने सामान लिया था, ये देखो ये सामान पड़ा हुआ है। सही है। तो इस तरीके से
जो वेरीफाइबिलिटी है वो भी इंफॉर्मेशन की होनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हैं, ये यहाँ पे 100 इंफॉर्मेशन है, तो उसका सबूत भी होना चाहिए जो इस तरीके से हमें दिखाई देगा। टाइमलीनेस क्या है? टाइमलीनेस ये है कि अब मैंने जाके कहा कि भाई मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि मेरा ये प्रोडक्ट जो है ए, ये कैसा काम कर रहा है, लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है, दूसरे सिमिलर प्रोडक्ट्स के हिसाब से कैसे ये compete कर रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी अभी, नाउ, पर ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो क्या ये मेरे लिए रेलेवेंट होगा? नहीं होगा। क्या ये टाइम पे आया है तो अब, या नहीं आया है? तो टाइम पर नहीं आया है, क्योंकि मुझे ये अभी चाहिए था, मुझे डिसीजन अभी करना था। अब 2 साल के बाद मैं इस इंफॉर्मेशन का क्या करूंगा? अब तो वो काम की नहीं रही। तो इसलिए डिसीजंस हम बनाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। डिसीजंस हम लेते हैं या हमारे सुपीरियर्स जो है वो डिसीजंस लेते हैं, सीनियर्स, तो उनके लिए इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत पहले मिल गई टाइम से तो भी काम की नहीं है, बहुत देर के बाद मिली तो भी टाइम की नहीं है, और तो भी काम की नहीं है। और अंडरस्टैंडेबिलिटी आ जाता है लास्ट में। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब जिसको आप दे रहे हैं ये इंफॉर्मेशन पूरी लिख कर, तो उसको वो समझ में भी आए। ऐसा ना हो कि आपने बहुत ही टेक्निकल टर्म्स लिख दिए है, इतनी मुश्किल इंग्लिश में लिख दिया है कि सामने वाले को पढ़ने में नहीं आ रहा क्या है। क्योंकि देखिए, बिजनेस का मालिक जो है जरूरी नहीं है उसने भी सीए किया हुआ। बिजनेस का मालिक कोई भी हो सकता है, मैट्रिक पास भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है, या बैचलर्स किया हुआ कोई भी बिजनेस का मालिक बन सकता है। तो जब आप उसको देंगे तो बिजनेस की जो बेसिक नॉलेज जो है उसको कंसीडर करते हुए आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे कि भाई जो ये पढ़ेगा उसको कम से कम ये पता होगा कि प्रॉफिट क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होता है, खर्चा क्या होता है, सेल्स क्या होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ये उसको आती होगी, उसके बेस पर आप उसको ये इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करके देंगे। ऐसा ना हो कि आप बहुत ही टेक्निकल टर्म्स में चले जाएं, बड़े बड़े चार्ट्स लगा दें और बड़े बड़े ग्राफ्स बना दें, सामने वाले को पता ही नहीं चले क्या लिखा हुआ है। तो जिसको बेसिक नॉलेज है बिजनेस की, उसके हिसाब से आपने बनानी है कि उसको समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। तो अब जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास पहला है रेलेवेंस, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। कि वो कैसी होनी चाहिए? पहली बात उसमें होनी चाहिए रेलेवेंस, कि उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके बेस पर हम इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकें, पास्ट ट्रेंड्स को कंफर्म कर सकें, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें, और जो भी उसमें बातें लिखी हुई हैं वो मटेरियल हो। फिर मटेरियल वो किस तरीके हो सकती है? उनकी साइज से भी हो सकती है और उनकी नेचर की वजह से भी हो सकती है। इस पे आगे चल के डिस्कस करेंगे दूसरी किसी क्लास में, फिर एग्जाम्पल के साथ आपको बेहतर समझ में आएगा कि साइज और नेचर के हिसाब से कैसे मटेरियल होती है। पर फिलहाल बात ये रखने वाली है कि उसकी वैल्यू जो है वो मैटर करे, बिल्कुल छोटी वैल्यू ना हो, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया। उसके बाद फेथफुल रिप्रेजेंटेशन क्या है? कि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो, जैसी हुई है वैसी लिखी हुई हो, न्यूट्रल हो, उसमें कोई हमारा अपना फायदा लेकर हम उसको बदल ना रहे हो। और न्यूट्रल कैसे हो सकता है? प्रूडेंस को एक्सरसाइज करके कि रेवेन्यू एसेट्स जो है वो ज़्यादा ना लिखे हुए, एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज कम ना लिखी हुई हो, और फ्री फ्रॉम एरर हो। उसके बाद कंपेरेबिलिटी, कंपेयर कैसे? कंपेयर हम पीरियड पीरियड से भी करें, जो पिछले हमारे जो चली है बिजनेस, तो उसमें हम देखें कि भाई उसके हिसाब से अब कैसे काम चल रहा है, कंपेयर कर सकें। और दूसरे जो सेम इंडस्ट्री में बिजनेस हैं उनसे भी हम अपनी इंफॉर्मेशन कंपेयर कर सकें। फिर आता है वेरीफाइबिलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको हम वेरीफाई कर सकें, मतलब उसका सबूत हमारे पास पड़ा हुआ हो, सामान की शक्ल में, इनवॉइस की शक्ल में, या डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में। उसके बाद टाइमलीनेस हो, कि वो इंफॉर्मेशन हमें टाइम पे मिले, देर से ना मिले या बहुत जल्दी ना मिले। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या है? अंडरस्टैंडेबिलिटी है जो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हो उसको समझ में भी आए, इतनी मुश्किल ना लिखी हुई हो, कॉम्प्लेक्स ना बनी हुई हो, फिजूल इतनी चीज़ें ना डली हुई हो कि वो समझना मुश्किल हो जाए। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।